एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम समझेंगे कि पॉलिटी होता क्या है, पॉलिटी शब्द का मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके जितने भी डायमेंशंस हैं सारे को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हमारे पास जो क्लासिक बुक है, यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखा है, लेजेंडरी एम लक्ष्मीकांत सर की। लेकिन जैसे आप लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी ओपन करोगे ना, तो इसमें सीधे जितने भी एक्ट्स आए थे गवर्नमेंट के टाइम पे वहाँ से शुरुआत कराया गया है इसमें। और बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन स्टेट्स रिलेशनशिप, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, बाकी जो और रह गए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, वो सब तो ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसके बेसिक्स को समझें। तो बेसिक्स से आज हम शुरू करेंगे। आज हम ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम पॉलिटी के उन गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमसे तैयारी के क्रम में छूट जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले पॉलिटी का हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आखिर पॉलिटी होता है क्या। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि हाँ, मैंने एक पॉलिटी का जो सिंपल सा डिफिनेशन होता है वो लिख रखा है। तो ये तो ठीक है, पॉलिटी का डिफिनेशन तो हर कहीं किसी बुक में या फिर गूगल पे आपको एक सिंगल सर्च में मिल जाएगा। लेकिन इसको समझते हैं कि पॉलिटी आखिर होता क्या है। तो ये जो पॉलिटी वर्ड है, ये एक्चुअली ये लेटिन का वर्ड है। और लेटिन में पॉलिटी का मतलब होता है स्टेट। और अगर आप हिंदी पढ़ेंगे ना पॉलिटी को, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस का जो हिंदी होता है राजनीतिक सिद्धांत, मतलब कि जितनी भी थेरीज होते हैं उसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटी के जितने भी थेरीज होते हैं कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटी का क्या मतलब होता है, राज व्यवस्था। ये दो वर्ड है, राज्य अलग है, व्यवस्था अलग है। मतलब कि जिस एंटिटीज, जिस सिस्टम से हम राज्य की व्यवस्था को समझते हैं उसको बोलते हैं पॉलिटी। चलो, अब जैसे ही मैंने बोला राज्य, राज्य का क्या मतलब हुआ, स्टेट। तो स्टेट किसको बोलेंगे हम, जैसे कि हमने अपने बचपन में याद किया है कि भारत में 28 राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, खैर जम्मू कश्मीर तब यूटी हो चुका है, यूनियन टेरिटरी हो गया है वो, उसका बाइफरफेकेशन हो गया है। तो मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट हैं। लेकिन पॉलिटी के लैंग्वेज में, पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में क्या इसको हम स्टेट मानेंगे। चलिए, स्टेट, किसी भी चीज़ को स्टेट होने के लिए ना उसको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ स्लाइड में लिखना भूल गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो 4 कौन-कौन सी चीज़ है। सबसे पहले पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। आप पॉपुलेशन तो समझ गए होंगे, जहाँ पे कुछ लोग निवास करते हैं। पॉपुलेशन, जैसे कि अब नो मैन लैंड है, मान लो वहाँ कोई रहता ही नहीं है। बहुत पहले अलास्का में ऐसा होता था कि अलास्का में कोई नहीं रहता था, तो उसको तो हम स्टेट बोलेंगे नहीं। लैंड, लैंड का मतलब धरती। अगर किसी के पास कोई धरती हो, अब ऐसे यूनिवर्स में तो कोई स्टेट एस्टेब्लिश होगा नहीं, आसमान में तो कोई स्टेट एस्टेब्लिश होगा नहीं। उसी तरीके से गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट होना जरूरी है। जो सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सोवेनिटी। सोवेनिटी का क्या मतलब होता है, सोवेनिटी का मतलब होता है कि अपना डिसीजन खुद से ले सके। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, बिहार, यूपी, एमपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना इज नॉट अ स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला जो मैंने बताया एलिमेंट, सोवेनिटी, वो इन सारे राज्यों के पास नहीं है। सॉवरेनिटी कहने का मतलब कि आप क्या फैसला ले सकते हैं क्या, कि अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश पे चीन ने कभी हमला कर दिया, तो क्या अरुणाचल प्रदेश खुद से डिसीजन ले सकता है कि अपने लोकल पुलिस के साथ चीन पे धावा बोल दे? नहीं, ये काम है इंडियन स्टेट का। तो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो भारत, इंडिया, इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का होता है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये स्टेट है, लेकिन इंडिया एक स्टेट है। इज दैट क्लियर? चलो, अभी मैंने बताया स्टेट किसको बोलते हैं, एक ऐसा टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट जहाँ पे गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट कैसा हो, सोवर्न हो, मतलब कि उसकी सोवर्निटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो अपने तरीके से अपना डिसीजन ले सकता है, अपने इंटरनल मैटर को अपने तरीके से, अपने विवेक से सुलझा सकता है। स्टेट के ना 3 फंक्शन होते हैं। 3, एक स्टेट फंक्शन कैसे करता है, 3 तरीके से स्टेट चलता है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं जो कि कानून बनाता है, नियम बनाता है, जैसे कि पार्लियामेंट।
उसके बाद एग्जीक्यूटिव, इस नियम को, जो लेजिस्लेचर के द्वारा नियम बनाए गए, लॉज बनाए गए, उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और लास्ट में कौन आ गया? जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या होता है? इन दोनों पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। ऐसा होगा ना कि मान लो कि अगर ये जुडिशियरी रहे ही ना, तो ये दोनों तो आज़ाद हो जाएंगे। लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव अपने तरीके से कोई भी एक्शन ले लेगा उसके बाद, कानून बन जाने के बाद। तो जुडिशियरी क्या करता है? इन दोनों पे लगाम लगा के रखता है कि ठीक है, आपने एक कानून बना दिया, लेकिन उस कानून का जो पालन होगा, उसी कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसी में होंगे। ऐसा नहीं हो कि कानून में कुछ गड़बड़ियां निकाल दो, फ्लॉ निकाल दो, उसके बाद आप किसी को सता रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो। तो नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब होता है, ट्रीटी ऑफ फिलाडेल्फिया के बाद से ये कॉन्सेप्ट निकला है। ट्रीटी ऑफ फिलाडेल्फिया पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बस आप इतना समझ लो कि किसी भी भूभाग, किसी भी टेरिटोरियल प्लेस में अगर कोई एक आइडियोलॉजी के साथ कुछ लोग रह रहे हैं या फिर बिलीव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। जैसे कि इंडिया, इंडिया का क्या है? इंडिया एक भारतीयता के साथ हम लोग एक हैं। अलग अलग मतलब इंडिया के बारे में कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। बहुत सारा डाइवर्स यहाँ का कल्चर है, यहाँ पे लैंग्वेज है। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बानी। इस तरह का मतलब कि हर कुछ दूरी पे जाने के बाद हमारा लैंग्वेज बदल जाता है, हर कुछ दूरी के जाने के बाद हमारे त्यौहार बदल जाते हैं, हर कुछ दूरी के बाद जाने के बाद हमारा जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं आपको मैंग्रोव मिलेंगे, कहीं आपको समुद्री तट मिलेंगे, कहीं आपको समुद्र का कोई कनेक्शन ही नहीं मिलेगा। लैंडलॉक्ड स्टेट मिल जाएंगे जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश। कहीं आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, कहीं आपको रेगिस्तान मिलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन हम लोग एक चीज़ में बिलीव करते हैं, वो है भारतीयता। मतलब कि ये जो नक्शा है हमारे देश का, जिसको देख के हम इमोशनल हो जाते हैं, मतलब कि कहीं भी अगर वो नक्शा दिख जाए तो हम पता कर सकते हैं कि ये भारत का नक्शा है। क्यों? क्योंकि हम उस आइडिया, उस थेरी में बिलीव करते हैं जिसको कि भारतीयता बोलते हैं। चलो, अब इस चीज को समझते हैं। देखो, ऐसा हुआ था कि दुनिया के इतिहास में 3 ऐसा इवेंट हुआ जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, सोवेनिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए। पहले समझो इस चीज को। देखो, सबसे पहले धरती पे मनुष्य आए। मनुष्य जब आए, मनुष्य आने से पहले भी बहुत सारे जीव जंतु इस धरती पे निवास करते थे। तो मनुष्य भी एक जंतु की तरह ही आया, धीरे धीरे इसने अपने आप को विकसित किया और अभी हम एक मॉडर्न रूप में जी रहे हैं। लेकिन जब कोई भी आया यहाँ पे, मान लो आप एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे कोई नहीं है, आपने उस जगह पे कब्जा कर लिया। अब जैसे ही आपने वहाँ पे अपने पोजीशन एस्टेब्लिश कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप अपने तरीके से चीज़ों को रन करने की कोशिश करोगे। तो जब सबसे पहले ये मनुष्य यहाँ पे आया, तो क्या हुआ आपको पता होगा। पहले राजा रानी होते थे, राजा सम्राट लोग साम्राज्य फैलाते थे, और अपने अकॉर्डिंग जो राजा ने कह दिया वही नियम, वही कानून। जैसे कि लुई 16 का सबसे एक फेमस उसका कोट है कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स इज द लॉ। मैं ही राज्य हूँ और मैंने जो कह दिया, मेरे द्वारा कहे गए शब्द कानून है। तो ऐसा हुआ कि 1215 में एक चार्टर लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा इंग्लैंड में, और वहाँ से ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत हुई। वहाँ पे लोगों को राइट्स दिया गया, जस्टिस का और फेयर ट्रायल्स का। मतलब कि आपको राजा के द्वारा कहा गया शब्द ही नहीं होगा कानून, कानून बनाए जाएंगे, और उस लॉ के अंदर में अगर राजा भी कोई गलती करता है तो उसको भी हम पनिश कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे माइलस्टोन आया हमारे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में, हुआ ग्लोरियस लिबरेशन। इसमें क्या हुआ था ना कि समझो इस चीज को, पूरी दुनिया में राजतंत्र लगभग खत्म होने वाला ही था। आपको पता होगा हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का डेथ हुआ है। तो बहुत कम ऐसे देश बच गए हैं जहाँ पे राजा रानी या फिर मोनार्क अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इंग्लैंड वालों ने यहाँ पे एक खेल कर दिया। खेल क्या था? जब उनको लगने लगा कि कभी न कभी हमारा सत्ता कोई ना कोई आके हिला देगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दे। मतलब कि हम एस्टेब्लिश करके रखेंगे अपना जो भी है पोजीशन,
लेकिन इसको चलाने वाला कौन होगा? इसको चलाने वाले होंगे कॉमन पीपुल। तो इसको बोलते हैं ब्लडलेस रिवोल्ट। मतलब कि देखो जितने भी रिवोल्ट हुए, अगर आपको किसी को सत्ता से हटाना हो, तो आपने जो भी रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा 1917 का, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा 1718 का, जो कि आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ था? बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत ब्लड सेड हुए थे, ब्लड बाथ हुए थे, बहुत से लोग मारे गए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ? वहाँ के किंग ने खुद डिसाइड किया, वहाँ के मोनार्क ने खुद डिसाइड किया कि हम कुर्सी छोड़ रहे हैं, सत्ता छोड़ रहे हैं। सत्ता छोड़ रहे हैं मतलब कि प्रतीकात्मक रूप से सत्ता पे रहेंगे, लेकिन जो यहाँ की चीजें होंगी वो सब लोग कॉमन पीपुल पार्लियामेंट के द्वारा चलाई जाएगी। तो मोर पावर ओवर द मोनार्की, मतलब कि मोनार्क से ज्यादा पावर लोगों को दिया गया, और यहाँ से ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सीट बनता है और लीगली सीट को एस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके बीज को अंकुरित होता है यहीं से। उसका लीगली पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश किया जाता है। लगभग थर्ड फोर्थ कंट्रीज जो भी है वर्ल्ड के, सब जगह पे पार्लियामेंट ही एग्जिस्ट करता है किसी न किसी फॉर्म में। लास्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें कि वहाँ पे क्या किया गया था? वहाँ से सत्ता को उखाड़ दिया गया था मोनार्क के, और वहाँ पे लाया गया था डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्योंकि उसके बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा, सिकंदर के बाद जो सबसे बड़ा डिक्टेटर होता है उसको बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इसी इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो आ, उसमें उसकी राजनीतिक रूप से वो पैदा होता है, और इसी का वो पैदाइश है। आगे चल के उसने भी बहुत उत्पात मचा है बाय द वे। खैर, यहाँ पे एक बहुत बड़े फिलोसफर होते हैं, इनका नाम था मंटेस्क्यू। मंटेस्क्यू ने एक थ्योरी दिया सेपरेशन ऑफ पावर। अभी जो मैंने बताया था ना, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, यहीं से निकलता है। इसका मानना है मेंटेस्क्यू का, कि अगर किसी एक पर्सन के हाथ में सारा पावर दे दिया जाए तो क्या होगा? ट्रेनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को निर्माण कर देगा। मतलब ये ट्रेनिकल मतलब कि लोगों को प्रताड़ित करेगा, वो लोगों को परेशान करेगा। तो इसके लिए सबसे इसका जो सबसे दो चीजों, एक और है जो कि मैं स्लाइड में लिखना भूल गया, तीन इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को। सबसे पहले लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी यहाँ से निकला कि आम लोगों के पास कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए। उसके बाद प्रमोट्स इक्वलिटी, लोगों को इक्वालिटी, और सबसे लास्ट उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टर्निटी, मतलब कि भाईचारा का एक कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सारा लेक्चर। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि इसी सीरीज का कंटिन्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच।